Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। दोस्तों, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जो हुई इस बार हम 5th एडिशन इसका कर रहे हैं, उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने मैं प्रसन्ना वर्मा इसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है टेररिज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, इसका पार्ट 2 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। चलिए आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ जान लिया था। इम्पोर्टेंट टेररिस्ट अटैक जो हुए थे इंडिया के अंदर वो सब हमने जाने थे। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करने जा रहे हैं कुछ एक्टिव मिलिटेंट आउटफिट्स से। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको गौर से समझिएगा। जैसे मैंने प्रॉमिस आपसे किया ही था लास्ट वाले लेक्चर में कि मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, इसमें सबसे पहले नाम आता है लश्कर ए तैयबा का। LET काफ़ी फेमस है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा एक्टिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया का। ये काम ज़्यादातर पाकिस्तान से करता है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से करता है। इसको फाउंड किया गया था 1990 में हाफिज सईद के द्वारा। किसके द्वारा? हाफिज सईद के द्वारा। और जो ये LET है, इसने अटैक करा मिलिट्री को, सिविलियंस को बहुत सारी बार इंडिया के अंदर। आपको मालूम है सन 2001 में जो अटैक हुए थे इंडियन पार्लियामेंट पे, और सन 2008 में, दैट इज 2008 में जो मुंबई के अटैक हुए थे वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराए गए थे। इसके बाद नाम आता है जैश ए मोहम्मद का। इसे शॉर्ट फॉर्म में JEM भी कहा जाता है या आर्मी ऑफ मोहम्मद भी कहा जाता है। ये एक पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप है जिसका एम ये है कि हम यहाँ पे अंडरमाइन करें और ओवरथ्रो कर दे इंडिया का कंट्रोल जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर पे है। तो ये सब ये कैसे कर सकते हैं? एक अटैक्स करके सिक्योरिटी पे और गवर्नमेंट टारगेट्स पे, और इसे सपोर्ट करता है पाकिस्तान का ISI जो इन्हें फंडिंग प्रोवाइड करता है, इन्हें ट्रेनिंग देता है, स्ट्रैटेजी देता है किस तरीके से आपको टेरर अटैक करने हैं इंडिया के अंदर। इस ग्रुप को फॉर्म कर लिया जाने वाला था मसूद अजहर। इसके बारे में भी हाल फिलहाल आपने सुना होगा, मैं भी आपको बताऊंगी इसके बारे में और बातें। फिलहाल समझिए, इसको फाउंड करा गया था मसूद अजहर के द्वारा, मसूद अजहर के द्वारा, who fought under the banner of हरकत उल मुजाहिदीन, एंड इसको लिंक किया जाता है अल कायदा से भी। मसूद अजहर को रिलीज करा गया इंडिया के द्वारा इन द कांदाहार फ्लाइट हाईजैक। इसने क्या किया था ना, कांदाहार फ्लाइट हाईजैक कर लिया हुआ था, और इसने ट्रेड करे थे पैसेंजर्स के बदले, है ना। और ये IC 814 के पैसेंजर्स थे। 1999 की बात है। और ये कहा गया कि भाई अगर आपको सारे के सारे की सलामती चाहिए तो भाई मसूद अजहर को छोड़िए। तो इसको छोड़ा गया था, इसके साथ 2 और टेररिस्ट को छोड़ा गया था। बाद में इसने अपनी हरकतों से बाज तो आएंगे नहीं ना, ये लोग दिखाते हैं कि बड़े अच्छे हैं, हम लड़ रहे हैं सबके लिए। बाद में इसने फॉर्म करा इस जैश ए मोहम्मद को 2000 में, सन 2000 में। और अभी तक ज़्यादातर जो इतने भयानक अटैक हुए इंडिया के अंदर, चाहे वो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ हो सन 2001 में, चाहे पठानकोट एयरबेस अटैक हुआ हो 2016 में, और अभी तो रिसेंट हमारा पुलवामा अटैक हुआ जिसमें 46 हमारे CRPF के पर्सनल शहीद हुए 14 फरवरी 2019 में। इन सब को कराने वाली यही एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने बहुत सारे हाई प्रोफाइल सुसाइड भी कराए, कुछ दूसरे भी अटैक कराए हैं जो कि इंडियन टारगेट्स के अगेंस्ट है। जब से ये बना है तब से इसने बहुत कुछ ऐसा हरकतें करी हैं। ये ग्रुप कहा जाता है कि इसे अफगान के तालिबान
फाइट अगेंस्ट यूएस लेड नाटो फोर्सेस के द्वारा सपोर्ट करा जाता है। यहाँ समझिए, दिस ग्रुप इज सेड टू हैव एक्टिवली सपोर्टेड द अफगान तालिबान फाइट। अभी समझिएगा, इसको आप लाइन गलत ना ले गए हो, इसलिए एक बार रिपीट कर देती हूँ। ये संगठन ये कहा जाता है कि इसने बहुत ही तेजी में सपोर्ट करा है जो तालिबान है ना अफगान के अंदर, वो उसकी फाइट को अगेंस्ट द यूएस लेड नाटो फोर्सेस सिंस 2001। अब तो खैर वहीं कहीं हो चुका है, अब तो तालिबान के अंडर आ गया है, लेकिन फिलहाल ये जो मोटी मोटी बात है। अब हुआ क्या कि इंडिया ने एक प्रपोजल रखा था यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि मसूद अजहर को एक ग्लोबल टेररिस्ट करार कर दिया जाए। अब ज्यादातर कंट्रीज जैसे यूएस, फ्रांस, इन्होंने तो सपोर्ट करा था इस मूव को। चाइना एक लौता ऐसा कंट्री था 15 मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जिसने इसके बैन को अपोज किया था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, सच्चाई की जीत होती है, तुम इसमें सफल हुए। उसके बाद आता है हिजबुल मुजाहिदीन के बारे में। दोस्तों, ये कश्मीरी टेररिस्ट ग्रुप है जिसकी शुरुआत हुई 1989 में। अभी का करंट लीडर इस कश्मीरी का, वो इस ग्रुप ऑफ कश्मीरी का ये नोन अंडर द अलीज ऑफ सैयद सलाहुद्दीन, जो ज़्यादातर ये बंदा जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहता है। आपको मालूम है पीओके से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ये लोग बहुत सारे टेररिज्म को और बढ़ावा देते हैं यहीं पे बैठ के। फिर बात आती है AQIS के बारे में। AQIS का फुल फॉर्म है अल कायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये यंगेस्ट एफिलिएट है अल कायदा का, जिसे 2014 में बनाया गया। टारगेट ये था कि हम यहाँ पे रोक करेंगे इन जिहादिस्ट फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। मेनली आप समझ ही गए होंगे, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ऑपरेट करता है। ये कश्मीरी मिलिटेंट्स के भी टच में है और ये आउटफिट को बैन कर दिया गया था यूनाइटेड नेशंस के अंदर। रिसेंटली न्यूज़ में तब रहा जब इसने कुछ सुसाइड टेररिस्ट अटैक कराए उत्तर प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर और कई दूसरी जगह के अंदर, जो काफ़ी जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अभी नुपुर शर्मा वाला केस हुआ था ना, बीजेपी की जो नेशनल स्पोक्समैन थी, तो इनके स्टेटमेंट के बाद बहुत सारी जगह इसने सुसाइड टेरर एक्ट अटैक्स कराए। ये लोग जिम्मेदारी भी लेते हैं ना, तो सब कितने मतलब क्या ही लगता है सुन के, क्या करना क्यों करते हो भाई। फिर आई बात यहाँ पे सिमी की। इसके बारे में हमने थोड़ा जिक्र लास्ट वाले अपने लेक्चर में भी किया है। इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये एक बैंड इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1977 में बनाया गया था। पहले तो इसका यही उद्देश्य था कि हम इंडिया को आज़ादी दिलाएंगे। वेस्टर्न जो इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक कल्चर इन्फ्लुएंस आ गया है यहाँ के लोगों पे, और यहाँ के मुसलमानों को कन्वर्ट करेंगे कि वो जैसे इस्लाम कहता है वैसे जिएं। बट ये एक मिलिटेंट और एक्सट्रीमिस्ट बन गया इन द बैकड्रॉप ऑफ कम्युनल राइट्स एंड वायलेंस, जो कि हिंदू और मुस्लिम ग्रुप्स में हुई थी 1980s और 1990s में। और इसके साथ ये और ज़्यादा रेडिकल बनता गया। इसका मोटो है कि टू कन्वर्ट होल ऑफ इंडिया इनटू इस्लामिक लैंड। बहुत सही, पूरे भारत को ये इस्लामिक लैंड बनाना चाहते हैं। इसको खैर भारत की सरकार ने बैन कर दिया था सन 2001 में, जब इसको ये पता चला कि भाई ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में घुस गया है। तो फिर बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप की, जो कि हरकत उल जिहाद अल इस्लामी है, दैट इज ह्यूजी है। दोस्तों, ये एक पाकिस्तान और बांग्लादेश बेस्ड ओल्ड इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में। ये क्लेम करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई 2006 में जो बनारस में बॉम्बिंग हुई थी और 2011 में जो दिल्ली में बॉम्बिंग हुई थी वो इसी ने करवाई थी। इसने अपना काम करना शुरू करा अफगानिस्तान में आफ्टर द सोवियत रिट्रीट फ्रॉम द कंट्री।
इसकी बांग्लादेश यूनिट को बनाया गया सन 2002 में और ये माना जाता है कि इसे तालिबान बैकअप देता है। उसके बाद बात आती है इंडियन मुजाहिदीन की। दोस्तों ये एक इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप है, इंडिया पे बेस्ड है। इसने बहुत सारे अटैक कराए हैं सिविलियंस के अगेंस्ट हमारे भारत में और ये निकल के आया है इसी द रैंक्स ऑफ सिमी से। ये जो इंडियन मुजाहिदीन है इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अलग अलग ब्लास्ट की जो कि पिछले 10 सालों में हुए हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने ये दिखाया कि ग्रुप यहाँ पे ये फ्रंट है फॉर दी लश्कर ए तैयबा एलईटी, इनफैक्ट आईएसआई एलईटी हुजी ये और बढ़ावा देते हैं इस इंडियन मुजाहिदीन के इस ग्रुप को अपने एफर्ट में, ताकि भाई ये छुपा सकें अपना इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान का टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जो ये करवाता है इंडिया के अंदर, और ऐसे दिखाएं कि टेररिज्म तो भाई यहाँ की वजह से ही हो रहा है, भारत में मुसलमानों के साथ इतना ज़्यादा जुर्म हो रहा है, इस वजह से टेररिज्म बढ़ रहा है। तो ये ना दिखाए कि भाई पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है, उकसा रहा है चीज़ों को, बल्कि ऐसा लगे कि अपनी वजह से टेररिज्म बढ़ रहा है, हमारी कोई गलती नहीं। तो इसलिए लोग इसको बहुत सपोर्ट करते हैं। 2010 की बात है कि जब इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया था और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया था। इसके साथ न्यूजीलैंड, यूके और यूएस ने डिक्लेयर करा इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अल्टीमेट एम ये था कि इसका ये था कि भाई एक इस्लामिक कैलिफेट बनाए पूरे साउथ एशिया में। एक तो पता नहीं दिमाग में ये क्या है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लाइमलाइट में आया आफ्टर द यूपी ब्लास्ट जो कि 2007 में हुए और कोल्ड प्रीमाइसेस में लखनऊ के अंदर, वाराणसी और फैजाबाद के अंदर ये पूरे बहुत सारे ऐसे मुसलमानों को, ऐसे यंग मुसलमानों को जो है वो अपने में रिक्रूट करता है। छोटे छोटे जो क्रिमिनल्स होते हैं और उनको करता है रिक्रूट। उसके अलावा हाईली पेड सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल को भी रिक्रूट करता है। रिसेंटली इसके एक बहुत बड़ा लीडर जिसका नाम यासीन भटकाल, इसे इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने अरेस्ट कर लिया। लास्ट में बात करना चाहती हूँ स्लीपर सेल्स के बारे में। स्लीपर सेल्स क्या है मालूम आपको? ये समझ लीजिए एक ऐसा सेल या एक ऐसा आइसोलेटेड ग्रुपिंग किसी स्लीपर एजेंट की जो तब तक कुछ नहीं करता, हमारे आपके बीच में यूं ही टहल रहा होगा, समझ नहीं पाएंगे, सालों से रहेगा जब तक के लिए उसको वहां से ऑर्डर नहीं मिल जाते कि क्या करना है। एक स्लीपर एजेंट एक जासूस, एक स्पाई के तौर पे रहता है जिसे रखा जाता है मतलब एक टारगेट कंट्री में या एक किसी टारगेट ऑर्गेनाइजेशन में कि आप तुरंत कुछ नहीं करेंगे, बट आप तब करेंगे जब आपकी जरूरत होगी, है ना। तो एक समझ लीजिए कि जैसे वो एक पिक्चर भी आई थी उसकी, क्या नाम था उसका, अक्षय कुमार की, हॉलीडे शायद मूवी थी, है ना। तो वो उसमें ये दिखाया हुआ है कि जो है कैसे स्लीपर सेल्स जो है वो सब नॉर्मल रहते हैं, बस जब एक्टिवेट होते हैं जब उनको वहां से कमांड मिलता है। अब नो मैटर 10 साल 15 साल जितने भी साल उनको ऐसी नॉर्मल जिंदगी जीनी पड़े। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यू थ्रेट फ्रॉम आईएसआईएस के बारे में। आइए सबसे पहले आपको बताती हूँ कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इस आईएसआईएस का। देखिए ये जो ग्रुप है इसके अलग अलग नाम रहे और इसे फाउंड करा गया था 1999 में एक जॉर्डियन रेडिकल अबू मुसाब अल जरकवी के द्वारा अंडर द नेम जमात अल ताविद व अल जिहाद के नाम से। अक्टूबर 2004 की बात है जब ये अल जरकवी सोर भाई इसने कहा कि भाई हम उसामा बिन लादेन जो है उनके लॉयल रहेंगे और इसके साथ नाम बदल गया इस ग्रुप का। अब हो गया ग्रुप का नाम बदल के तानिम कैदत अल जिहाद फी बिलाद अल रिफा सॉरी राफिदियान, जिसे कॉमनली अल कायदा कहते हैं, ठीक है, इराक के अंदर, या AQI कह लीजिए, अल कायदा इराक और AQI। हालांकि जो है इसने अपने आप को कभी भी अल कायदा इन इराक नहीं बोला, ठीक है, इस ग्रुप ने अपना नाम कभी ये नहीं बोला,
ये हमेशा इनफॉर्मल नाम रहा है जिससे हम और आप इसको जानते हैं। अब देखिए जून 2006 की बात है, बहुत सारे इंसर्जेंट फैक्शंस जो है वो मर्ज हुए, एक नया ग्रुप बना अद दौला अल इराक अल इस्लामिया, which translate to the Islamic State of Iraq, that is ISI। ISI को लीड करा गया अबू ओमर अल बगदादी एंड अबू अयूब अल मसरी के द्वारा, जिनको यूएस इराकी ऑपरेशन में मार दिया गया था सन 2010 में, अप्रैल का महीना था। उसके बाद अबू, देखते रहिए यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, अबू बकर अल बगदादी ये ग्रुप का नया लीडर बन गया। 2011 आते आते जब यूएस के ट्रूप्स ने पूरी तरह से खुद को बाहर हटा लिया इराक से, तो ये अल कायदा इराक का इसे अबू बकर अल बगदादी रन करने लगा। एंड ये ज़्यादातर मॉर्फेट था फ्रॉम अ लार्जली फॉरेन टू अ लार्जली इराकी ऑपरेशन। हजारों लोग आर्म्ड मैन के अब यहाँ पे थे। बगदादी ने एक सेकेंड फ्रंट भी खोल दिया, इसका ब्रांच खुल गई थी ना, वही ज़्यादा लोग आने लगे तो और ब्रांच खोली इन्होंने। सेकेंड फ्रंट खोला अगेंस्ट दी शीट्स सीरिया के अंदर, जहाँ पे लार्जली ये सेकुलर अपराइजिंग थी अगेंस्ट प्रेसिडेंट बशर अल असद, है ना, कुछ साल पहले की बात है, आपने सुना होगा। जल्दी बगदादी ने अपने नाम इस ग्रुप का रीनेम करा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। अब हो गया बात अभी तक क्या चल रहा था, ISI चल रहा था, अब ISIS हो गया। ठीक है, तो ये ज्यादा अपना बड़ा एम्बिशन दिखा रहा था। यहाँ हम लोग सोचते हैं ऐसा बिजनेस करें जो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड नाम हो, पैसा हो, ये कहते हैं नहीं हम टेररिस्ट की ब्रांचें खोलेंगे। तो इनका जो ब्लैक फ्लैग था एम्ब्रेजल्ड विद द अरेबिक वर्ड्स फॉर देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड रिप्रोडक्शन of what many believe to be Prophet Muhammad's seal became ambiguous। खैर, अप्रैल 2013 की बात है, जब भाई सीरिया में फैला ग्रुप ने नाम अडॉप्ट करा अद दौला अल इस्लामिया फिर अक व शाम एस अल शाम। नाम देख लीजिए यहाँ पे, अल शाम ये एक रीजन था ऑफन कंपेयर्ड विद द लेवेंट या ग्रेटर सीरिया। ग्रुप का नाम ये वेरियसली ट्रांसलेट करा जाता है एज इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शाम के नाम से, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के नाम से, दोनों ही यहाँ पे ISIS बोलोगे आप, या फिर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत के नाम से भी, जिसे आप ISIL बोलते हो। खैर, मई 2014 की बात है दोस्तों, और यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अनाउंस करा अपना डिसीजन कि हम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत दैट इज ISIL को यूज करेंगे ग्रुप के प्राइमरी नाम के तौर पे। और जून 29 2014 की बात है, जब ऑर्गेनाइजेशन ने खुद को प्रोक्लेम करा कि एक वर्ल्ड वाइड कैलिफेट है। अबू बकर अल बगदादी, जिसे हम लोग मतलब जो नोन बाय हिज सपोर्टर्स एज आमिर अल मुमिनिन कैलिफ इब्राहिम वॉज नेम्ड इस कैलिफ, एंड ग्रुप को रीनेम अपने आप को फिर से करता है ये एज अद दावलाह अल इस्लामिया, मतलब इस्लामिक स्टेट IS एज अ कैलिफेट। ये क्लेम करते हैं रिलीजियस, पॉलिटिकल और मिलिट्री अथॉरिटी को ऑल ओवर मुस्लिम्स पूरे ही वर्ल्ड में। इसका कॉन्सेप्ट कैलिफेट बनने का और नाम जो इस्लामिक स्टेट का था, इसे यूनाइटेड नेशंस ने रिजेक्ट कर दिया, अलग अलग सरकारी और मुस्लिम लीडर्स ने भी कर दिया बाय दी पूरे वर्ल्ड के अंदर। अच्छा, सबसे कॉमन नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ISIS और ISIL हैं, जो आपने भी कई दफ़ा सुने होंगे। खैर, अक्टूबर की बात है, अक्टूबर 2019 की बात है, 27 अक्टूबर था, जब अल बगदादी को टारगेट करा US मिलिट्री ने, और ये मर गया आफ्टर ही वॉज ब्लोन इन अ सुसाइड वेस्ट इन
नॉर्थ वेस्ट सीरिया के अंदर। अल बगदादी के बाद अबू इब्राहिम अल हशेमी अल कुरैशी, ये बन गया बगदादी का सक्सेसर, मतलब बगदादी के बाद ये संभालने लगा। अब आप कहेंगे मैम आइडियोलॉजी क्या है इसकी? देखिए आइडियोलॉजी इस पूरे संगठन की ये है कि किन सिद्धांतों पे चल रहा है मालूम है? ये मानते हैं कि भाई जो शुरुआत में कैलिफेट थे इस्लाम के, वैसा सब वापस आ जाए, सारे मुसलमान यहाँ पे कहें कि हम सब एक साथ हैं, ठीक है। उसके अलावा भाई चाहे जो हो, जितने का खून बहे उससे मतलब नहीं है। एक दिन फाइनल डे ऑफ जजमेंट आएगा, जब ये होगा कि बहुत सारी चीज़ें, ये लोग कहते हैं ना कि सब मुसलमान होंगे उस समय, और ये फॉलो करता है डिफीट ऑफ द आर्मी ऑफ रोम बाय ISIS, और स्ट्रिक्ट अडहेरेंस रहे टू द प्रेसेप्ट, जिसे वही सब चीज़ें जो प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्टेब्लिश करी थी, लोग उसी पे ही चले। इनके अर्लीस्ट फॉलोअर्स जो कहते थे उन्हीं पे ही चले, ठीक है। सरपासिंग इवन दैट ऑफ अदर सलाफी ग्रुप्स, कुछ नहीं है ना, तो ये ऐसे दिखाते हैं, बताते हैं। अब आप कहेंगे सलाफी जिहादिस्ट कौन? सलाफी जिहादिस्ट जैसे कि ISIS वगैरह हो गए ना, इनका ये मानना है कि सिर्फ एक सही अथॉरिटी, लेजिटिमेट अथॉरिटी ही लीडरशिप लेगी जिहाद की, एंड पहली प्रायोरिटी जो होगी ओवर द एरियाज ऑफ कॉम्बाट, जैसे कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज से लड़ना, और इनसे लड़ेंगे तभी यहाँ पे इस्लामिक सोसाइटी और ज़्यादा पवित्र होगी, या कह लो भाई प्योरीफाई होगी। फॉर एग्जाम्पल ISIS regards the Palestinian Islamist Sunni group Hamas as apostates who have no legitimate authority to lead jihad, and ये रिगार्ड करता है कि भाई लड़ो हमास से एज अ फाइनल स्टेप बिफोर कन्फ्रंटेशन विद द इजराइल। तो ये खुद को कहता है कि भाई ये हाईली ब्रूटल कह लीजिए ये ग्रुप है ना। ये याद समझ लीजिए जिस समय मेडिवल टाइम्स की फिलॉसफी नहीं थी, हेट की, जिहाद की, ये समझ लीजिए वही वैसे ही है ये। हाँ, अब आप कहेंगे मैम एम क्या है इसका, एम भी बताइए। तो भाई बात ये है कि ISIS के हिसाब से जो गोल्डन एज थी इस्लाम की, वो तभी होगी जब हम इस्लामिक कैलिफेट को फिर से स्टैब्लिश करेंगे बेस्ड ऑन अ सलाफिस्ट जिहादी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक रिलीजियस लॉ, मतलब शारिया के हिसाब से। कैलिफेट स्टेट, इसका स्टैब्लिशमेंट ISIS ने डिक्लेयर करा। करेंटली इसके अंदर लार्ज पार्ट आता है इराक का, सीरिया का, फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स ऑफ बगदाद टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ एलिप्पो। हालांकि ISIS कहता है कि भाई हम अपने आप को जो एक्सपैंड कर रहे हैं, तो सेल्फ डिक्लेयर कैलिफेट स्टेट है ना, ये समझ लीजिए। और इराक और जो सीरिया की खुद ही तो कह रहा है ना, किसी की सरकार ने थोड़ी ना मान लिया, ठीक है। टू टॉपल द रिजाइम्स इन द बगदाद एंड डमस्कस एंड सब्सिक्वेंटली स्प्रेड फ्रॉम देयर टू द रेस्ट ऑफ द रीजन। ज़्यादातर इसके अंदर ग्रेटर सीरिया आता है, बिलाद अल शाम, और ISIS के हिसाब से इराक, सीरिया, लेबनान, इसराइल या पैलेस्टीन, जॉर्डन, इवन कुवैत, सब इन्हीं का ही है ना। तो बाकी सारे लोग तो बेवकूफ़ हैं। हालांकि जो ISIS का जो उद्देश्य है, जो एम्बिशन है, वो और है, समझिए, ये ग्रेटर सीरिया से भी ज़्यादा है। मतलब इनका जो विजन है, इनका ये सोचना है कि जो कैलिफेट है ग्रेटर सीरिया के अंदर, ये कोर है, ये एक्सटेंसिव इस्लामिक कैलिफेट के, और इसके अंदर कुछ कंट्रीज जैसे मिडिल ईस्ट की हो गई, नॉर्थ अफ्रीका की हो गई, ईरान का पार्ट हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान में आपका खुरासन, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज जिन्हें दैट वर कॉन्कर्ड फ्रॉम द मुस्लिम्स इन द पास्ट, जैसे स्पेन, बल्कान्स, और दूसरे मुस्लिम कंट्री से टर्की हो गया, कॉकेशियस हो गया, सब इनको दे दो। हाँ, सब इन्हीं का ही है। खैर 2015 के बाद से, 2015 के बाद से ISIS ने अपना नेटवर्क और फैलाया है दूसरे देशों में भी, और 2017 में इराक ने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी थी अपनी ओवर ISIS, बट फैलता तो गया ही था।
2018 में तो यूएस ने अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी थी ओवर आईएसआईएस इन सीरिया। खैर, अब क्या आईएसआईएस का कोई खतरा है ये भारत के लिए, इंडिया के लिए? थोड़ा ये समझते हैं। देखिए, जो खतरा है इंडिया के लिए वो और साउथ एशिया के लिए जनरली बताऊं तो ये सही में है, क्योंकि फॉर एनी अदर मेजर रीजन या स्टेट इट डज नॉट कम फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स, जैसे कि फ्रॉम द सो कॉल्ड कैलिफेट या अल बगदादी खुद, बट ऐसा ये इकोसिस्टम है, ऐसा माहौल है जिसने ऐसा बना दिया है जिसकी वजह से यहाँ पे ओपन सोर्स एक्सेस बन जाता है टू आईएसआईएस एक एज अ ब्रांड के तौर पे, जो काफ़ी पावरफुल है। ऐसा तरीका जिससे भाई ग्लोबल हेडलाइंस छप सकती हैं कि छोटा सा भी काम करा किसी छोटे से भी क्रिमिनल ने तो छप गया। आप भी सोचिए ना, आईएसआईएस सुन के ही आप समझ जाते होंगे किसकी बात हो रही। और इंटरनेट तो आप जानते हैं एक बहुत बड़ा जो है रोल निभाता है इसको फैलाने में, ये प्रो आईएसआईएस की एक्टिविटीज़ को, है ना। उसके साथ will continue to be one even after complete defeat of the so called Islamic State। खैर, कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ। पहले तो कुछ चीज़ों को ज़रूरत है मेंशन करना, जैसे कि पहला कि इंडिया के अंदर मैं बताऊँ तो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है जहाँ मुसलमान रहते हैं। आईएसआईएस का उद्देश्य ये है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं, यंग लोग हैं, उन्हें अगर सही से रेडिकलाइज कर दिया गया तो समझ लो इंडिया इम्पोर्टेंट टारगेट इसका बनी है, और यहाँ के लोग का ब्रेन वॉश कर दिया गया और अगेंस्ट खड़ा कर दिया गया तो फिर भाई यहाँ भी अपना हक जमाने चले आएंगे। दूसरी बात कि इंडिया के अंदर बड़ा ज़्यादा एडवांटेज है इस डेमोक्रेटिक डिविडेंड का। देखते हैं बहुत सारे यूथ पॉपुलेशन है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ बेरोजगारी का होना, गरीबी का होना, और ये हिंदू मुस्लिम बहुत होता है, कम्युनिज्म का होना। तो ये सारी चीज़ें जहाँ डिवाइड होता है ना, वहाँ पे लड़ाई लगवाना सबसे आसान होता है। सरकार से जब लोग उदास होते हैं, परेशान होते हैं, ऐसे ही टाइम पे आईएसआईएस का फ़ायदा उठा सकती हैं। तीसरा कि जो काम करने का तरीका है इस आईएसआईएस का ये है कि यूथ को रेडिकलाइज करो, किससे? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक का, टेलीग्राम का यूज़ करके, और आसानी से। भाई पहले तो ये नहीं था, पहले तो जाना पड़ता था किसी न किसी को। अब क्या है, फेसबुक से कांटेक्ट कर लिया, टेलीग्राम से कांटेक्ट कर लिया, व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लिया, तो इससे क्या है भाई, जल्दी लोगों तक पहुंच गए। मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूजर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भाई भारत से है ही है, और लोग भी यूज़ करते ही हैं, तो इनसे कांटेक्ट इस माध्यम से कर लो। आपको मालूम है ऑलमोस्ट 95% जो केसेस इंडिया के अंदर हैं, इनकी शुरुआत ऑनलाइन ही तरीके से हुई है। अब आप कहेंगे कि आईएसआईएस ने क्या करा इंडिया के अंदर, क्या एक्टिविटीज़ रही इंडिया के अंदर, थोड़ा अगर आप ये बताइए तो थोड़ा सही रहेगा। देखिए, बहुत सारे आईएसआईएस के सपोर्ट में केसेस भारत के अंदर अगर हम देखें तो करीब 110 आपको मिलेंगे। ज़्यादातर केसेस कर्नाटका और केरला से हैं। हालांकि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है अपनी एनआईए, इसने अरेस्ट भी करी है दूसरे हिस्सों से भी भारत के, जैसे हैदराबाद, मुंबई, पुणे, लखनऊ, रुड़की वगैरह से भी। एनआईए ने तरीका भी बताया है केरला से, कर्नाटका से, है ना, किस तरीके से काम करते थे। और विच हैज फ्लडेड अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल हिंद इन 2019। ये प्लान कर रहा था कि हम टेरर स्ट्राइक करेंगे साउथ इंडिया के अंदर। ओवरऑल आप ये बात कह सकते हो कि आईएसआईएस जो है वो कोई बड़ा इम्पैक्ट अभी तक तो इंडिया के अंदर नहीं डाल पाया है। और यहाँ के यूथ और लोगों को समझने की भी ज़रूरत है कि इस तरीके किसी भी चीज़ अगर आपसे कोई कांटेक्ट करता है तो बिल्कुल भी ना ध्यान दें, क्योंकि इससे आपका ही देश खराब होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपकी फैमिली, आपका देश ही खराब होगा। तो आगे भी कोई बड़ा इम्पैक्ट ना पड़े, ये इसके लिए आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। खैर, कश्मीर और इन्फ्लुएंस आईएसआईएस का, ऐसे कैसे जो है इस चीज़ को भूल जाएं। समझ लो भाई, कश्मीर की तो बात ही अलग है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के हिसाब से यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखती हैं कि कोई भी सिंगल नैरेटिव नहीं दिखा विद इन आईएसआईएस कश्मीर के इशू पे। हालांकि आईएसआईएस छोटा मोटा तो कुछ फैलाता रहता है ना, एट प्रोटेस्ट वगैरह कश्मीर वैली के अंदर, और इसका इफेक्ट आपको देखने को लेकिन बहुत ही कम दिखता है।
उसके बाद एक नैरेटिव ये नहीं बना पाया है आईएसआईएस का इन्फ्लुएंस इस कश्मीर वैली में। हालांकि बहुत सारी नई रिपोर्ट, न्यूज़ रिपोर्ट कहती हैं कि जो है फैक्ट ये है जिहाद इस रीजन के अंदर कम्प्लीटली डिफरेंट है, इसलिए नहीं करा पाया है, आइडियोलॉजी अलग है, मिलिटेंट मिलिट्री दैन व्हाट द आईएसआईएस लुक्स टू अचीव। मतलब यही वाली बात है ना कि जैसे हम भी लड़ाई कर रहे हैं और कोई चाहता है हमें और भड़काना, लेकिन हम जिस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं और सामने वाला जिस चीज़ को लेके हमें भड़काना चाहता है, वो दोनों बातें अलग हैं। तो इस वजह से मेरे ऊपर बहुत इम्पैक्ट उसके कहने का, उसके मुझे चेंज करने का नहीं पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी कश्मीर में देखने को मिलता है आईएसआईएस की रेफरेंस में। तो आप कहेंगे मैम क्यों? ये तो आपने मुझे मोटा मोटा बता दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि आईएसआईएस कश्मीर में क्यों फेल हो गया। इसके दो रीज़न आपको बताती हूँ मोटे मोटे। पहला तो ये कि बोथ इंडिया और पाकिस्तान ये बहुत ज़्यादा कश्मीर के इशू में इन्वॉल्व है, खासकर पाकिस्तान। तो टू अलाउ स्पेस फॉर इतना है, अपने ही चीज़ों से इतना है घुसे हुए कि किसी और नैरेटिव, किसी और की सोच, किसी और की आइडियोलॉजी जो है घुसना बड़ा मुश्किल है। मतलब समझिए, हम भड़के हुए हैं लेकिन हम किसी बात पे इतना ज़्यादा भड़के हैं कि कोई और किसी और बात पे हमको ले जाके नहीं भड़का पा रहा है, क्योंकि हम एक बात पे इतना भड़के हुए। और दूसरी बात कि नैरेटिव जो आज़ाद कश्मीर का है, जिसमें एक इम्पोर्टेंट स्पेस ये समझिए ये होल्ड करता है, ये डायरेक्टली हेड ऑड विद द आईएसआईएस की स्ट्रैटेजी अपनी थियोलॉजी में। वो आज़ाद है ना, आज़ादी आज़ादी, वो देखा ही होगा आपने भी कश्मीरी फाइल्स। तो जो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, ये जो आइडियोलॉजी है, ये आईएसआईएस से बिल्कुल अलग है, तो इस वजह से भी थोड़ा रीज़न है। तो आप कहेंगे मैम करंट स्टेटस एक बार बता दीजिए, अभी क्या चल रहा है आईएसआईएस के अंदर। देखिए पिछले 2-3-4 सालों में देखा गया है कि यहाँ बहुत भारी मात्रा में दुनिया के अंदर ये विजय प्राप्त करी है अगेंस्ट आईएसआईएस। बट अभी भी बहुत खुशी मनाने की बात नहीं है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट का ये सेलिब्रेशन जो है, अब द प्री मेच्योर सेलिब्रेशन हो जाएंगी सो कॉल्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक स्टेट की, कैलिफेट वुड बी अनकॉल्ड फॉर, है ना। अभी अब बिल्कुल नहीं कहिए खत्म हो गया है, खुशी इतनी भी बात नहीं है, बल्कि ये अब इनका अच्छा खासा जो है, दे हैव मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन सीरिया एंड इराक से अब ये और जगह चले गए हैं, जैसे यूरोप, एशिया और अफ्रीका में भी। आईएसआईएस सीरिया और इराक में तो अपनी जो ये पकड़ थी वो तो यहाँ पे खो गया, लेकिन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका जो हैं वो इसका नया बैटल ग्राउंड बने हैं। पिछले कुछ सालों में कुछ अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स ये दिखाती हैं कि करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई अफ्रीका के अंदर ही सिर्फ, और अभी भी लड़ाई चलती चली जा रही है। इसके अलावा बोको हराम, ठीक है, ये एक वन टाइम एफिलिएट है आईएसआईएस के, ये हैज इवन मोर सैंग्विनरी दैन आईएसआईएस या अल कायदा, अल शबाब इन सोमालिया, द जम्मत नुसरत अल इस्लाम वल मुसलमीन इन माली एंड बहुत सारे दूसरे। ये भाई अफ्रीका के अलग अलग पार्ट को खतरा है। अफगानिस्तान भी एक बहुत बड़ा जगह है ना, जो रेडिकलाइज करता है इस्लामिक टेरर को। 2017-2018 में पर्टिकुलरली अगर देखें तो बहुत सारे टेरर अटैक्स, कैजुअलिटीज देखने को मिली हैं। इन सारे अटैक्स की वजह से बहुत लोग मारे गए दोस्तों। और इससे भाई देखिए, अगर वायलेंस होती ही है तो इससे क्या होता है कि बहुत दिक्कत होती है वॉर करवाना इनका। तो भाई अगर हम ये बात करें तो भाई इंडिया इतना अफोर्ड नहीं कर सकता जो हमारे आसपास हो रहा है। दिसंबर 2018 में एनआईए ने एक मॉड्यूल बस्ट करा आईएसआईएस रेडिकलाइज यूथ का, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी से भी। आप ये सोचिए कितना करीब आ जाते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है कि भाई देखो अभी ये ग्रुप खत्म नहीं है, इसकी जो सोच है, आइडियोलॉजी है, इसको बहुत अच्छे जड़ से निकाल के फेंकना है। तो इसलिए हमें खुश नहीं होना चाहिए हमेशा। अच्छा, एक ये चीज़ आप देखिए, लोन वुल्फ अटैक, नाम से ही समझ रहे होंगे, थोड़ा समझाती हूँ। लोन वुल्फ का मतलब क्या होता है मालूम? जब कोई टेरर अटैक हो लेकिन वो बंदा सिर्फ अकेला, एक लौता बंदा करे, उसी के दिमाग में सब पल रहा हो, लोन वुल्फ। ठीक है,
अपने आप ही वायलेंस प्रिपेयर करे, अपने आप ही जो है वो सोचे अटैक करने का। कोई भी बाहर से उसको कोई कमांड ना मिल रहा हो, बिना किसी मटेरियल असिस्टेंस के किसी भी ग्रुप की, सब कुछ अकेले करे। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले बहुत सारी चीज़ों पे कन्वेंशनल पैरामीटर्स, जो कन्वेंशनल टेरर अटैक्स होते थे उसमें बहुत सारे अगर हम कहें तो लोग पर मतलब परपिट्रेटर्स इन्वॉल्व थे। एक प्रॉपर कमांड स्ट्रक्चर था जहाँ से उनको कमांड मिलता था। यूजुअली फैमिली मेंबर्स को पता होता था कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वही जगह जब लोन वुल्फ की हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे एक लौता बंदा है जिसके दिमाग में सब पल रहा है, कोई कमांड अमांड कुछ नहीं है। यूजुअली फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पता है कि भाई एक बंदा जो है वो रेडिकलाइज हो चुका है। और बहुत सारे टेररिस्ट जो हैं वो शुरुआत में ये क्लेम करती है अथॉरिटी और रिपोर्टर्स की ये लोन वुल्फ ही होते हैं। मतलब जैसे किसी को देख रहे हैं, आईएसआईएस को देख रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी से बड़ा प्रभावित हुए और बाद में भाई अपना खुद ही पहले तो करते रहे अपने खुद से अटैक, और बाद में जब भाई पता चला ऐसे संगठनों को कि ये भी हमारी अच्छी मानसिकता रखता है, तो इनको अपने में रिक्रूट कर लिया और ट्रेनिंग दे दी। समझ रहे हैं, अपने और अटैकों को करवाने के लिए। तो इसका मतलब ये समझ रहे हो, तो एक तरीके से ये भी नहीं मोटा मोटा कह सकते हो कि लोन वुल्फ नाम की चीज होती है कुछ। ठीक है ना, ये जो थ्योरी है ना लोन वुल्फ की मोस्टली आईएसआईएस ने प्रोपोगेट करी है पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट के माध्यम से, कि भैया लोग तो जो है हमारी आइडियोलॉजी से प्रभावित हो रहे हैं खुद में ही, और तभी ऐसा कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना हो जाता है भाई। अब हम आप बैठे हैं, आप पढ़ने लिखने यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या अपने दिमाग में फालतू आप बैठ के यूट्यूब पर इधर उधर ये थोड़ी देखोगे कैसे टेररिस्ट बने, ये थोड़ी ना समझो क्या। तो ये सब भड़काने के तरीके हैं, लेकिन फिर भी क्या टर्म है मैंने आपको बताया। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे समझते हैं ना, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो। ये देख लेते हैं चैलेंजेस क्या है इस लोन वुल्फ अटैक को कंट्रोल करने में। अगर हम चाहें इसको कंट्रोल करना, तो भाई कैसे कर सकते हैं, थोड़ा समझिए। काफी मुश्किल है। किस किस बंदे पे आप सर्विलांस रख लोगे भाई। कमांड हो कि चेन हो तो समझ लो, लीडर ही नहीं है तो कैसे। अब आप क्या सोच रहे हैं, किसी को क्या पता। और टेरर ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईएसआईएस ना सोशल मीडिया का बड़ा यूज करती हैं पूरे वर्ल्ड के इंडिविजुअल्स को रेडिकलाइज करने में। रिक्रूटमेंट इनका, फंडिंग, ट्रेनिंग, इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही करा जाता है, सोशल मीडिया के द्वारा। ये समझ लो ना, काफी मुश्किल है इसको ट्रेस करना इतनी भारी जनता में। और रिसेंटली कुछ इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, उनमें ये देखने को मिला है कि ये अटैक जो है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट भी नहीं होते भाई। ऐसे कहाँ से ये सब मिल जाएगा ऐसे किसी आम बंदे को। जो लीडर्स काम करता है ना दूर दराज से, उसका कुछ इन्फ्लुएंस होता है, कहीं कोई तो होता है, कोई कोच होता है जो रिक्रूट कर रहा है और किसी तरीके से वायलेंस को बढ़ावा दे रहा है। बहरहाल चाहती तो मैं थी कि मैं और टॉपिक करूं, बट ना आराम से कराने में इट इज़ टेकिंग टू मच ऑफ टाइम। तो आई डोंट थिंक कि हाफ एन आवर से ऊपर का लेक्चर विल बी इनफ। तो वी विल जस्ट डू दिस टिल हेयर। पार्ट 3 में अपन काफ़ी कुछ और करेंगे। अच्छा, एक मेरा इनिशिएटिव बहुत अच्छा चल रहा है वर्चुअल लाइब्रेरी का, यू कैन डेफिनेटली join it. All the details are in description box, as well as you can watch these videos on Facebook as well. You can go to my Insta and can attempt multiple questions and do the same thing on Telegram, but you will get PDF only and only on Telegram. Also, you can join my channel and support me in my work, and do like is the motivation so that I can put multiple lectures for you guys. Thank you so much for watching. Meet you in the next class. Jai Hind, Jai Bharat.